नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं और आज हम लोग इसका पार्ट 3 डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत अच्छा खासा वेटेज है हर एग्जामिनेशन में, एलपी सीबीटी 2 में है ही। साथ के साथ आपको मैंने कहा कि ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपका जो भी होगा, इंस्ट्रूमेंट में आपका मेजरमेंट हो या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स हो या फिर इलेक्ट्रिशियन हो, यहाँ पे एक चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, जिसका 80% मैं आपको यहाँ पे उस लेवल तक चीजें तैयार कर दूंगा। वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट करा रखा है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। 5.5 घंटे की क्लासेस है, बहुत शानदार आनंद मिलेगा। मैराथन क्लासेस है आपकी। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि पेड कोर्सेस सर आपकी नहीं है, तो आपका एप्लीकेशन का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मिलेगा। फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन नेम है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो भाई चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज की भाई, इतने शानदार कंटेंट, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत शानदार कंटेंट दी जा रही है भाई। केवल कंटेंट ही डिलीवर नहीं किया जा रहा है आपको, कंटेंट के साथ आपको मैं वो कंसेप्ट भी दे रहा हूं। और कंसेप्ट एकदम कि आपको बहुत जगह आप जो चीजों को नहीं समझ पाएंगे ना, उन सारी चीजों को आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो इतनी अच्छी कंटेंट के मिलने के बाद ना तो आपका लाइक मिलता है भाई, ना ही आप एक कमेंट तक कर सकते हैं कि आपको क्या। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मुझे ये नहीं कहें कि बहुत अच्छा लगा कंटेंट, आप इसमें भी कुछ कमियां निकालिए, पर जेन्युइन हो वो कमियां, तब मुझे भी लगे कि हाँ मैं उसको और सुधार कर सकूं, तो उसे बताइए और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए भाई। अब इतनी ईमानदारी पूर्वक मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी सपोर्ट है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ, एक उम्मीद है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, अभी तक हम लोगों ने आपके लिए देखिए वर्क एनर्जी पावर में मैंने आपको कुल मिलाकर कितने फॉर्मूलाज एक जगह किए थे, 17 फॉर्मूला है ना जी। और अभी आपका 2 क्लास ही हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, आप देख सकते हैं 12 क्लासेस 12 फॉर्मूलाज आपके मैंने रेडी कर दिए हैं। तो ये सब तो मैं अभी आपको डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं मेनली यहाँ पे चार्ज का डिस्कशन कर देता हूँ, जो कल हम लोगों ने समाप्त किया है चार्ज के बारे में। अभी और भी आगे कंटिन्यू करेंगे चार्ज को हम लोग। जो फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne, और इसमें जो n की वैल्यू क्या होगी भाई, इंटीग्रल मल्टीपल होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इंटीजर वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके। क्यू इक्वल्स टू एक और फार्मूला IT इस्तेमाल करना है आपको फार्मूलाज में, जब करंट और टाइम की बात होगी, और करंट और टाइम होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो इस फार्मूला को आप यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने बता रखा है। चार्ज की स्केलर क्वांटिटी SI यूनिट गुलाम हो जाता है, CGS यूनिट स्टेट गुलाम या फ्रैंकलिन कहते हैं। और एक गुलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो कितना है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए साहब, कुछ क्वेश्चन है जो हमें करना है। अच्छा, आज का जो टारगेट क्या क्या पहले समझिए। देखिए, एक तो अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, कुछ चीजें बची हुई, क्योंकि उस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ चीजें मुझे बतानी भी है, नई चीजें। तो पहला तो टारगेट आपको समझ में आ गया क्या भाई, पहला टारगेट आपको समझ में आ गया कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए आज का टारगेट हम लोग समाप्त करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, 2 नहीं बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पार्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। हिंदी में, एक परिपथ में जिससे 10 एम्पियर की धारा है, एक बिंदु से प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं। सिंपल सा सवाल है साहब। खोला ये गया है आपको, कोई एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, कितना 10 एम्पियर करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये सर जो आपने करंट लिखा है ना, ये करंट होती क्या है, तो मैंने आपको बार बार बतलाया है, करंट का डेफिनेशन मैंने बताया। करंट कुछ नहीं है, करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन। कौन सी इलेक्ट्रॉन भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन किस डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में जब मूव करने लगती है ना। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगती है तो ही करंट उत्पन्न होती है। तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है कोई एक सर्किट में, और कितने देर तक समय आपको दे दिया गया है कि जो 10 एम्पियर की जो धारा है, एक बिंदु से प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड टाइम आपको जो दिया गया है, वो दिया गया है 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है।
तो आपसे क्वेश्चन बोला गया प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब आपको ये बोला गया कि एक परिपथ से 10 एम्पेयर की धारा है परिपथ में 10 एम्पेयर के, और एक बिंदु से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक बिंदु से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या नहीं बना पाइएगा बताइए। तो मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन होता है। Q का एक और फॉर्मूला होता है IT, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको करंट की वैल्यू दे दी गई है 10 एम्पियर, आपको प्रति सेकंड निकालनी है, एन की वैल्यू एन हो गया, और ई पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से आप अगर सॉल्व करना चाहें इसे, तो आप क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले हमें ये बताइएगा साहब। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एनालिसिस करवाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करते। तो एन की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको मैं 10 एम्पियर लिख सकता हूँ, पहले ये बताइएगा। आई की वैल्यू कितनी है भाई, 10 एम्पियर है, ठीक है साहब। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 10 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सर। तो देखिए 10⁻⁻19 को ऊपर अगर हम लोग लेके चले जाते हैं तो क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें देखने को ये मिलेगा कि एक 10 इधर हो गया 10⁻⁻, चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 10 एम्पियर मैं लिख देता हूँ, इंटू 1 सेकेंड में हटा दे रहा हूँ, चलिए 1 सेकेंड रहने ही देता हूँ। और ये हो गया आपका 10⁻19 कूलम, ऊपर चला गया है, ठीक है, या फिर कूलम ऊपर नहीं जाएगा, मैं 10⁻19 को ऊपर ले गया हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। और नीचे बचा 1.6 कूलम, ठीक है साहब। तो कितना हो गया, अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 10⁻20 एम्पियर सेकेंड आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया भाई 1.6 कूलम आ गया, ठीक है साहब। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, एक और इसको पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 0 यहाँ पे आ गया। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया 10⁻21/16 यूनिट क्या आ गया, एम्पियर सेकेंड पर कूलम। अब इसको मैं सॉल्व कर दूं तो इधर 100 में लिख सकता हूं इंटू 10⁻9/16। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻19 एम्पियर सेकेंड बाय कूलम। अब आप कह रहे होंगे सर एन की वैल्यू निकालनी थी, आपने तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ यूनिट कैसे, एन संख्या निकाल रहे हैं तो संख्या की यूनिट कैसे होगी। तो भाई देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, IT होता है। आई का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है, और टी का क्या हो गया भाई, सेकंड हो गया, और कूलम सॉरी जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो आप कूलम की जगह लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, बताइए कूलम की जगह आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो चलिए मैं लिख देता हूँ 6.25 10⁻19 एम्पियर सेकेंड, और इस कूलम की जगह मैं लिख सकता हूं एम्पियर सेकेंड। तो ये कट गया, तो अब एन की वैल्यू कितनी आ गई 6.25 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होगी आंसर। ये मैंने इसलिए किया ना क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आए हुए थे मेरे को मैसेज, तो मैंने सोचा मैसेज में बताने से अच्छा है कि यही मैं बता दूं। तो आपने क्या निकाल लिया सर, आपने एन की वैल्यू निकाल लिया है, कितनी आ गई आपकी एन की वैल्यू 6.25 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे याद रखना है कि 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है 1 सेकंड में। अगर कोई सर्किट है, मान के चलते हैं ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हर एक सेकंड में एक बिंदु से हर एक सेकंड में एक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, तो भाई 6.25 10⁻19 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है। चलिए हो गया ये आंसर। मैंने पहले ही कहा कि भाई मैं केवल क्वेश्चन बनाने नहीं आया हूं, या फिर जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से एकदम प्रैक्टिकली फील कराऊंगा। आपको जितना डाउट होगा और या जितना भी डाउट है, मुझे पता है आपके डाउट क्या है, वो मैं आपके क्लियर करते चलूंगा। अगले सवाल पे आते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी गई है 60 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही करंट बोलते हैं। तो अगर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है भाई, इतना इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट एक क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो क्या होगी विद्युत धारा। तो आपको मैंने बताया है Q इक्वल्स टू एन होता है, और Q का फॉर्मूला IT होता है। तो चलिए इसको आप लिख सकते हैं IT इक्वल्स टू एन। आपके मन में तो डाउट नहीं ना आ रहा ये कैसे लिख दिया। तो भाई देखिए ये फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन होता है, तो इस Q की जगह IT मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, इस फॉर्मूला से बिल्कुल। तो आपको करंट निकालना है साहब। अब आपको टाइम दे दिया गया है क्या भाई, प्रति मिनट। तो प्रति मिनट है 1 मिनट, तो भाई हम लोग SI यूनिट में लेके चलेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा ये।
और इधर n की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 60 इंटू कितना दिया गया भाई, 10 के पावर 18 दे दिया गया, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी गई है, इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम। क्लियर। अब यहां से आप आई की वैल्यू बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं बताइएगा। तो यहां आ गया 60 गुना 10 के पावर 18 गुना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़े तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर करें तो 60 से तो 60 ही कट गया ये, और 10 के पावर 18 और 10 के पावर -19 है, तो क्या आ गया यहाँ पे देखिएगा। इसको देखें तो हम लोग क्या आ गया भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1। यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेते ये 10, और ये 10 कहाँ चला जाएगा भाई, 10 टू द पावर -19 है ना, 10 टू द पावर -19 हो गया, यहाँ 10 के पावर 18 है। ठीक है, ये हो गया गुलाम, और यहाँ नीचे रहा आपका सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 16 गुना 10 के पावर -1 है, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर -2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करना जाए तो 16/100 गुलाम सेकेंड, यानी कि 0.16 गुलाम सेकेंड। अब भाई बोलेंगे करंट का तो ऐसा ही यूनिट एम्पियर होता है। साहब रुक जाइए, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, क्यू का आप क्या लिख सकते हैं, गुलाम, आई का क्या लिख सकते हैं भाई, एम्पियर, और ये क्या होगा टाइम का सेकेंड। तो आप एम्पियर की जगह लिख सकते हैं गुलाम पर सेकेंड, तो गुलाम पर सेकेंड की जगह आप लिख सकते हैं अब और 0.16 एम्पियर। तो आंसर क्या आ गया 0.16 एम्पियर। तो गुलाम पर सेकेंड कुछ नहीं है भाई, एम्पियर ही है। समझ में अब आ गया कि नहीं आया बताइए। चलिए, ये 2 क्वेश्चन थे जो आपके क्वांटाइजेशन के फॉर्मूलाज पे आपके बेस्ड थे, जो मैंने आपको करवा दिए हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा, देखिएगा क्वेश्चन देखते चलिए। क्वेश्चन क्या बोला गया साहब कि किसी पदार्थ को धन आवेशित किया जा सकता है। इंग्लिश वाले भाई कि अ ऑब्जेक्ट विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी इसको आवेशित किया गया। देखिए एक चीज को समझिए, कोई बॉडी है उसको अगर चार्ज करना तो 3 मेथड है चार्जिंग का, ये आज मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी एक तो फ्रिक्शन मेथड होता है, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। अभी इसको रहने दीजिए, अभी क्वेश्चन आएगा ये, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बोला गया क्या कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या किया गया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ इलेक्ट्रॉन को कैसे चार्ज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन को जोड़ करके, बताइए निकाल करके, प्रोटॉन को निकाल करके बताइए। भाई देखिए यहाँ पे क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज हुआ है ना, यानी हिंदी में हम क्या कहेंगे, धन आवेशित। तो भाई पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव भाई आपके पास पैसे अधिक हैं, आपके पास मैंने कल ही बताया था इसको कैसे करना है। पैसे अधिक है तब तो आप प्लस प्रॉफिट में चल रहे हैं ना। प्लस का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, और माइनस का मतलब क्या मैंने बताया था, लॉस। लॉस में है यानी आप ऋण लेंगे, नेगेटिव में ऋणात्मक शब्द ही आता है ऋण। पैसे अधिक है क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ, पैसे अधिक है, प्रॉफिट अधिक है, इसलिए आप दूसरे को क्या करेंगे भाई, दूसरे को आप देंगे पैसा, है ना। अगर आप दूसरे को पैसा देंगे तो आपके अमाउंट में पैसे की क्या आएगी भाई, कमी आएगी। यानी अब इसको हम लोग जोड़ ले फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, पैसा अधिक है मतलब क्या भाई, आपके पास पैसा अधिक है, इसका मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है अधिक है, तो आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप लॉस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है इसलिए। और इलेक्ट्रॉन को अगर आप लॉस कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं भाई, आप निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइएगा, इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। अगर इसको मैं बोल देता हूं कि इसको नेगेटिव चार्ज किया गया है, ठीक है, अगर मैं बोल देता नेगेटिव चार्ज किया यानी कि ये नेगेटिव में है, ये लॉन लेगा यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। कब, जब ये ऋणात्मक होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया कि धन आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई, नहीं आया तो भाई पिछले क्लास आपने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे पड़ी है क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बहुत टेंशन में नहीं आना है कि पैसे लगेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा सही जवाब। ठीक है, अब अगर यही ऋण आवेशित हो सकता है एग्जाम में, या बोल रहे हैं कोई भी पदार्थ न्यूट्रल है, कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, वो उदासीन है, तो भाई उसमें क्या होगा बताइए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी बताइए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होगी। खैर अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये कि एक पदार्थ धन आवेशित है, ठीक है ना, एक पदार्थ यहाँ बोला गया क्या धन आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए क्या सही है भाई। तो देखिए
इसके लिए क्या सही होगा, अगर ये धन आवेशित है तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी प्रोटॉन से, सिंपल सी बात है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता, गेन करता, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती भाई, पैसा अधिक आ जाता अकाउंट में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती प्रोटॉन से। और अगर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता चार्ज, न्यूट्रल होता, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता, प्रोटॉन होता। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं भाई। अब यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कोई एक एटम है, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये आपका एटॉमिक मास हो गया। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, और अगर ये न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना। बाकी न्यूट्रॉन का फॉर्मूला अलग है, आपका एटॉमिक मास में आपको एटॉमिक नंबर माइनस करके निकालना पड़ता है। तो भाई मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया है, और इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, गेन किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई। और कोई ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल, जैसे इस केस में अगर न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्रोटॉन हो जाता है। बस अगला सवाल पे जाइए। चलिए अगला सवाल बनाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है, ये सब क्वेश्चन मैंने करवाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ नहीं कराऊंगा तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए हाँ, तो भाई अभी हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो तीन मेथड हमारे पास होंगे। एक मेथड है आपका फ्रिक्शन मेथड, यानी कि घर्षण विधि जिसको आप कहते हैं, यानी घर्षण मतलब एक दूसरे से लगड़ देना, ठीक है। तो घर्षण विधि के द्वारा समझिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा, तो कौन सा चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी कि उसके पास पैसा अधिक है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो क्या करेगा, ग्रहण कर रहा है, यानी कि ले रहा ना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है, या क्योंकि ऋणात्मक होगा इसके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, और जब आप ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, यानी इसलिए आपके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, आप ऋण ले रहे हैं। अब देखिए घर्षण विधि से आपका क्वेश्चन बनता है, और अभी का क्वेश्चन भी वही पूछा भी गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखिए घर्षण विधि मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई आपके पास कॉम्ब है, यानी कंघी है, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। अभी आप इसको एक कागज के पास लेके जाइएगा तो कोई भी यहाँ पे फोर्स आपको लगते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि चार्ज कहने का मतलब क्या है, चार्ज एक गुण है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, फोर्स लगाती है। अब वो फोर्स दो प्रकार की हो सकती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये मैंने कल बताया था। तो अब हमने क्या किया, इस कॉम को मैंने क्या किया, चार्ज कर दिया। कैसे, फ्रिक्शन माध्यम से, ठीक है। क्योंकि चार्जिंग का तीन मेथड है, फ्रिक्शन मेथड एक है जिसको मैं बता रहा हूं। तो इसको मैंने रगड़ दिया, ठीक है ना, हाथों में रगड़ दिया, तो इससे क्या हो गया, ये भाई चार्ज हो गया। अब चार्ज हो गया तो जैसे इसके पास ले गया तो इसने क्या किया, इसको आकर्षित कर लिया, यानी कि यहाँ पे एक अट्रैक्शन बल आ गया, ठीक है। समझ में आ गया घर्षण विधि क्या। अब यहाँ पे मेनली जो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको समझिएगा। एक चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, इस चार्ट को आपको क्या करना, याद रखना। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बिल्ली की खाल, ये क्वेश्चन है भाई ये सब, ठीक है ना। बिल्ली की खाल, या आपको बाल ही दे देगा, हेयर दे देगा, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना ये सीक्वेंस एकदम, कांच याद रखना है, यानी कि लेड हो गया आपका पीबी। उसके बाद आपको रेशम यानी कि सिल्क, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा आपको रबड़ याद रखना है, रबड़ है ना, ये हो गया। और एक और आपका आता है, एक और कौन रहता है भाई, एक एबोनाइट, हाँ एबोनाइट। बस इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक तो ये सीक्वेंस के साथ, अब इस सीक्वेंस के साथ ये साइन भी आपको याद रखना है। क्या साइन है, देखिए ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। मतलब क्या है, देखिए जो ऊपर रहेगा उसके पास प्लस साइन रहेगा, और जो नीचे रहेगा भाई उसके ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब कुछ नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं एग्जांपल लिया हूँ क्या, कि ये एक रेशम है, ठीक है ना, रेशम से, ठीक है सुनिएगा, रेशम से फ्रिक्शन के माध्यम, ये फ्रिक्शन विधि है भाई। तो फ्रिक्शन कैसे होगा, लगड़ने से होगा। तो रेशम से क्या किए हम, कांच पर लगड़ दिए, ठीक है ना, कांच पर रगड़ने पर, ठीक है ना। बताइएगा रेशम पर कौन, क्योंकि भाई लगड़ दिए
तो अब क्या हो गया, दोनों अब दोनों मतलब समझिए, जैसे कि रगड़ दिए, रेशम को कांच से रगड़ दिए, है ना, रेशम को क्या किया हमने, रेशम को कांच से रगड़ दिया, फ्रिक्शन माध्यम या विधि से, अब क्या हो गया भाई, ये दोनों चार्ज हो गया। तो मुझे बताइएगा कि रेशम के ऊपर एंड कांच के ऊपर कौन सा आवेश होगा, ठीक है, कौन सा चार्ज होगा, बताइए बताइए। तो भाई मैंने क्या बताया भाई कि जो ऊपर है भाई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो ऊपर होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर कौन है, रेशम ऊपर है या कांच ऊपर है, तो आ जाइए भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ऊपर में कौन है, यहाँ पे रेशम है और कांच है। तो ऊपर में कौन है भाई, कांच ऊपर हो गया अभी। ये अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर मुझे देखना है, यहाँ के अकॉर्डिंग ऊपर नहीं देखना है कि यहाँ ऊपर आप देखेंगे बिल्ली का खाल, तो बिल्ली का खाल तो क्वेश्चन में है ही नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर रेशम कांच में कौन, क्वेश्चन में जो रहेगा उसमें कंपैरिजन, रेशम कांच में ऊपर में कौन है, तो भाई कांच है। तो कांच अगर ऊपर है तो भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और रेशम नीचे है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा, यहाँ कांच हटा करके अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कांच मैंने हटा दिया है और मैं अब ले रहा हूं, कांच हटा करके रबड़ ले रहा हूं, ठीक है। रेशम से रबड़ पर रगड़ने पर रेशम के ऊपर और रबड़ के ऊपर, ठीक है, क्या आवेश होगा बताइएगा भाई, बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, रेशम और रबड़ आ गया, तो अब रेशम और रबड़ से कंपैरिजन करिए कि कौन ऊपर है। तो रेशम यहाँ है और रबड़ यहाँ है, यानी कि अब ऊपर कौन आ गया भाई, अब ऊपर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर ये आ गया। तो भाई रेशम जो हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो अभी नेगेटिव चार्ज में थी, और आपका जो रबड़ है वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आया कि नहीं भाई, पहले हमें ये बताइए। मतलब ये ऊपर नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले तो आपको ये चार्ट याद रखना होगा। ये जो चार्ट मैंने अभी आपको बताया ना, बिल्ली की खाल, कांच, रेशम, एकदम याद रखिएगा। देखिए कैसे, पहले बिल्ली आया, बिल्ली ने अपना चेहरा देखने के लिए कांच के पास गया, कांच में उसको क्या दिखाई दिया, अपने रेशम जैसे जो बाल होते हैं वो दिखा, ऐसे समझिएगा। तो बिल्ली आई, कांच के पास आई, रेशम जैसी उसकी बॉडी दिख रही थी, तो उसने क्या किया भाई, उस रेशम से क्या हो गया, उस रेशम से क्या किया गया, रबड़ बना दिया गया, ठीक है। उस बिल्ली के खाल बहुत इतनी सॉफ्ट थी उसका हमने रबड़ बना दिया, और लास्ट एकदम एबोनाइट, एकदम याद रखना। तो कैसे याद करना भाई, देखिए, बिल्ली आई, बिल्ली की खाल या बाल बोल लीजिए, वह कहाँ आई, कांच के पास आई, शीशा के पास देखने आई, उसको क्या दिखा, रेशम जैसी बॉडी दिखी, उस रेशम से क्या बना दिया गया, रबड़ बना दिया गया, और एबोनाइट लास्ट में आती। बस ये सीक्वेंस याद रखना है, जो ऊपर रहेगा पॉजिटिव, जो नीचे रहेगा नेगेटिव। अब क्वेश्चन में अब ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट देखना है कि रेशम और रबड़ से कंपैरिजन है, ठीक है। बिल्ली की खाल और रबड़ से कंपैरिजन होगा, तो बिल्ली की खाल ऊपर है तो पॉजिटिव, रबड़ है तो नीचे। अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन में है क्या कि देखिए, बोला गया कि सिल्क पर, ठीक है ना, अब देख लीजिए, सिल्क बोला गया है रेशम पर कांच के छड़ से लगड़ा जा रहा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन भाई, बोला गया सिल्क है, सिल्क को क्या किया गया, सिल्क से कांच को लगड़ा गया, ठीक है, कांच को, कांच के छड़ को लगड़ा गया, कांच के छड़ को लगड़ा गया है, यही क्वेश्चन बोला गया। देखिएगा, सिल्क से कांच के छड़ को लगड़ा जाए, और फिर यहाँ पे और है, बिल्ली के खाल पर एबोनाइट का छड़ लगड़ा जा रहा, एंड बिल्ली के छाल लिख दे रहा हूं केवल, बिल्ली के छाल से एबोनाइट का छड़ है, ठीक है, एबोनाइट का छड़ लगड़ा जा रहा, ठीक है। फाइनली क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि दोनों छड़, दोनों छड़ मतलब क्या भाई, दोनों छड़ मतलब कांच का छड़ और एबोनाइट का छड़, ठीक है, यानी कि कांच का छड़ जो है एंड एबोनाइट का जो छड़ है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो दोनों के छड़ के निकट रखने से उनके बीच कौन सा बल होगा, मतलब ये दोनों छड़ है, ये कांच का छड़ हो गया और ये एबोनाइट का जो छड़ है, इन दोनों को अगर पास में रखेंगे तो अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तब तो रिपल्सन फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो अट्रैक्शन। तो देखना है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो चलिए करते हैं, क्या नहीं बनेगा बताइए। देखिए
सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है भाई, रेशम है और यहाँ पे कांच का छड़ है। तो रेशम कहाँ भाई, ऊपर है, आप देख सकते हैं रेशम है ऊपर, सॉरी कांच का छड़ ऊपर है, कांच ऊपर है भाई। तो कांच ऊपर है तो कांच के छड़ के ऊपर कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव, और रेशम के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। अब आ जाइए बिल्ली के छाल और एबोनाइट की छड़। तो बिल्ली की छाल क्या है भाई, ऊपर है, ठीक है, और एबोनाइट सबसे नीचे। तो एबोनाइट के छड़ के पास क्या आ गया साइन, नेगेटिव। यानी एबोनाइट के पास कौन सा चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया है, और कांच के छड़ के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि आकर्षित बल काम करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ जाइए, आकर्षित बल काम करेगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का कंसेप्ट, Q1 एक चार्ज है पॉइंट Q2 पे, मान के चलिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी पे दो चार्ज रखा हुआ, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, अब इस चार्ज के कारण अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, क्योंकि अब इसको समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ चार्ज, चार्ज मतलब क्या भाई, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन जब फिक्स डायरेक्शन में जब मूव करने लगती है ना, इलेक्ट्रॉन जब फिक्स डायरेक्शन में मूव करने तो करंट उत्पन्न होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत उत्पन्न होती है। तो उस करंट के जो यहाँ से जो फ्लो कर रही है ना, तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, समझ में आया। इस करंट के फ्लो के कारण, अब इसको ऐसा समझिए जैसे कि हाई वोल्टेज कोई वायर जा रहा है 1,00,000, ठीक है ना, 1,30,000 का कोई वोल्ट का तार है। अब उसको मैं उतना डिटेल करूंगा तो नहीं, वो आगे का पार्ट है। हम लोग मान के हाई वोल्टेज वायर जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला जाता है कि आप इसके नज़दीक में मत जाइएगा। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप इसको पकड़िएगा ना, आपको इतना ही बोला जाता है आप इसके नज़दीक में भी मत जाइएगा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे जो करंट जो फ्लो कर रहा है ना, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की इतनी हाई इंटेंसिटी होती है कि इसके कुछ क्षेत्र तक क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। और इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी चला जाता, जैसे कि कोई ह्यूमन बींग्स चला गया है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, आयरन है, तो जिसके कारण ये क्या कर लेगा, खींच लेता है। समझ में आया भाई। उसमें का ट्रेन इतने स्पीड से जा रही होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। और यहाँ पे आप बोला जाता है कि ट्रेन के पास नज़दीक खड़े नहीं होने के लिए। और यहाँ पे अगर नज़दीक में आप खड़े हो गए तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर और यहाँ बन जाता है आपका लो प्रेशर। तो प्रेशर किधर जाए, हाई टू लो चला जाता है ये, और इधर से आपको ये धक्का दे देता है। इस कारण आप ट्रेन से, या ट्रेन आपको अपनी ओर खींच लेती है। तो खींच की ऐसा ले रही है, समझ में आ रहा ना। लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जोन का ये कंसेप्ट है, तो वो एक अलग पार्ट है, वो मास वेट डेंसिटी हीट एंड टेम्परेचर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब इस चीज को समझ में आने की, यानी कि करंट के कारण क्या है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको आप क्या कर रहे हैं भाई, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार्ज है तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया भाई। तो अब ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी भाई, फोर्स लगाएगी। अब देखना है पॉजिटिव पॉजिटिव है भाई तो रिपल्सन फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स। सेम चार्ज है तो भाई रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो भाई अट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो आपसे पूछना जाएगा। तो जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो उसके जगह हम लोग लिखेंगे के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। के डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम। और तो ये आपका हो गया दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला बल क्या है भाई, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखिएगा भाई, क्वेश्चन क्या है आपका कि दो आवेश में प्रत्येक के मान को दुगना करके, देखिए यदि दो आवेश में प्रत्येक के मान को दुगना और उसके बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल का मान कितना गुना हो जाएगा। इंग्लिश वाले समझिएगा। देखिए, दो चार्ज है, पहले ए पॉइंट ले रहे हैं और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। मान के चलिए आर डिस्टेंस में Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। अब बोला क्या गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो रखा गया जो दो आवेश है, यानी कि दो चार्ज जो है, उसको बोला गया प्रत्येक के वैल्यू को 2 टाइम्स कर दिया गया, यानी चार्ज को 2 टाइम्स कर दिया गया। 2Q1 कर दिया गया है और इस Q2 को क्या कर दिया गया भाई, 2Q2 कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दी गई है, ठीक है। क्या कर दी गई, आधी कर दी गई, यानी R/2 कर दिया गया है। तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F2 मान के चलिए, ठीक है, वो कितना होगा। ये तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो क्या होगा, F1 होगा।
तो F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, F1 का वैल्यू क्या आएगा, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब F2 का वैल्यू क्या आएगा, अब देखिएगा के इंटू 2Q1 इंटू 2Q2 बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें थोड़ा, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 के Q1 Q2 बाई ये हो गया आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर वो चला जाएगा 4 ऊपर, यानी कि 16 के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, है ना, यही आया। तो अब एक चीज को देखिए, ये जो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर जो है यहाँ भी है, इसके जगह आप F1 लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी जो F2 का जो वैल्यू आया है 16 टाइम्स ऑफ F1 है, यानी कि अगर चार्ज को आपने 2 टाइम्स कर दिया गया, ठीक है, आपने चार्ज को 2 टाइम्स कर दिया है और उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया, आधा कर दिया है, तो जो यहाँ पर बल लग रहा था उसका 16 टाइम्स अधिक बल लगेगा, 16 गुना अधिक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भाई 16 गुना अधिक लगेगा बल। समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कल भी हम लोगों ने किया, आज भी हम लोगों ने कर ही लिया अच्छे खासा क्वेश्चन भी। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जैसा आपने देखा वर्क एनर्जी पावर में जो हमने प्रैक्टिस किया और आपने ग्रुप डी का पेपर में मैंने 50 क्वेश्चन पूछे गए थे वर्क एनर्जी पावर के, वो भी मैंने इसके बाद 1 घंटे का लेक्चर रख के दिखाया कि देखिए जो पढ़ाया, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से क्वेश्चन आई हुई है। तो चलिए आज का जो हम लोगों का टारगेट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पढ़ना है, वो टॉपिक का नाम क्या है भाई, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, आगे जितनी भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी में हम इसे कहेंगे वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अब इसको समझिएगा ये क्या होता है। एक चीज को पहले समझ लीजिए, एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने वर्क एनर्जी पावर में आपको पढ़ाया था, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है ना, रखा हुआ भाई, अब इस ऑब्जेक्ट के जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है भाई, गुरुत्व बल काम कर रहा है, यानी ये पृथ्वी क्या कर रही है भाई, उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। और गुरुत्व बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षित बल की होती है, यानी अपनी ओर उसको खींच रही होती है। अब यहाँ पे कोई एक रैक रखा हुआ है, अब आपको इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इस रैक के ऊपर रखना है, तो इसको इतने हाइट ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। बताइए, मैंने बताया था कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा वो एक अलग मैटर है, इसके ऊपर मैंने एक क्लास ही रखाया था वर्क एनर्जी पावर के ऊपर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई एक आपका मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आपके ये 2 हाथ हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हाथ से आपने इसको क्या क्या उठाया, ठीक है, इस प्रकार से आपने एक फोर्स लगाया, ये कितना फोर्स लगाएंगे, जितना इसका क्या होगा भाई वेट होगा, कितना वेट होगा भाई mg वेट होगा, और h हाइट तक लेके जा रहे हो तो h हाइट तक आप इसको ऊपर उठा के, यानी आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा है, क्योंकि इसने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच के रखे हुए था इसीलिए, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको अगेंस्ट ग्रेविटी आप लेके जा रहे हैं, चाह रहे हैं, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है ये आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच के रख रही थी, तो आपने कुछ वर्क किया, वो वर्क का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं mgh, यानी इसके पास अभी जो कार्य हुआ है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, mgh के फॉर्म में। चलिए भाई ये हो गया क्लियर, अब बता लिया जाए इसको, इतना का ही काम था, क्योंकि अभी हम लोग इसको समझेंगे इसको अच्छे से, और इसको मैंने वर्क एनर्जी पावर में 1 घंटे में समझाया था, एक क्लास में समझाया था, सॉरी। तो चलिए वैद्युत विभव क्या, आप इसको समझिएगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, क्यू चार्ज, अब इस क्यू चार्ज है मतलब चार्ज है इसके ऊपर, मतलब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन, है ना, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जब फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगी तो करंट उत्पन्न होगी। करंट यानी कि भाई विद्युत धारा, विद्युत धारा मैंने बताया था एक वायर से जब करंट फ्लो करती है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है ना। तो उसी प्रकार इस चार्ज के कारण इसका अपना एक क्षेत्र होगा, मान के चलते ये इतना रेंज तक इसका एक क्षेत्र, जैसे बोला जाता ना कुत्ता अपने इलाके में अपने कॉलोनी में ही शेर बनता है, उसी प्रकार ये चार्ज का भी ये एरिया है भाई, ठीक है, ये एरिया है, इतना दूर तक इसका अपना एरिया है। जैसे आप अपने कॉलोनी में शेर बनते हैं, दूसरे कॉलोनी में जाने, यानी कि उस कॉलोनी तक आपका क्या है भाई, क्षेत्र है, उतना दूर तक आप हीरो बन सकते हैं। उसी प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज का भी क्या है भाई, मान के चलिए पॉइंट बी ले लेते हैं, इसका अपना एक क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर अगर कोई आना चाहता है, मान के चलिए अभी मैं समझाऊंगा, जैसे कि अब मैं एक पॉइंट ए लिया हूं ये, ठीक है, और ये पॉइंट ए कहाँ, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी में मैंने पॉइंट, अनंत में ये पॉइंट है, कहाँ पे ये भाई, अनंत में मैंने पॉइंट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया है,
ठीक है। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी में। अब आप कहेंगे सर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया, तो देखिए बाय कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के कारण मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है अब आपको। अब समझिएगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ। तो इसके पास, तो देखिए इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, कहाँ से मैं लेकर आ रहा हूँ भाई, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ इसको यहाँ तक। जब तक मैं यहाँ तक लाने में मुझे कोई भी कार्य करना नहीं पड़ रहा, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज क्यू को यहाँ पे ले आया मैंने, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को क्यू को यहाँ पे ले आया, यहाँ तक भी ले आया, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इसको समझिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, धक्का देगा, देगा कि नहीं भाई, बिल्कुल देगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो इसको अंदर आने नहीं देगा। और मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो चार्ज है, यानी एक यूनिट चार्ज, एकांक आवेश को, यानी एकांक धनात्मक आवेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींच के रखी हुई थी, आप इसको तब तक ऊपर नहीं ले गए जब तक कि आपने कुछ कार्य नहीं किया। इसीलिए मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, देखिए अब ये जो पॉइंट है कहाँ, इन्फिनिटी में है। तो इस पॉइंट पे इसका पास जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज क्या होगा भाई, इन्फिनिटी कोई मुझे पता ही नहीं, अनंत है, तो वोल्टेज भी हम जीरो ले ले रहे हैं। अब वोल्टेज क्या है उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। तो और यहाँ पे इसके पास कुछ वोल्टेज होगा, भी मैंने ले लिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो भाई अब देखिए मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज, पॉजिटिव हिंदी में भी लिखूंगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एकांक इकाई आवेश को, यानी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, ठीक है, कहां से ला रहे भाई, इन्फिनिटी से ला रहे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहां से ला रहे भाई, अनंत से ला रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपने कितना कार्य किया भाई, W कार्य किया। यानी कि क्यों ये आप जो चार्ज ला रहे हैं, ऐसे समझिए क्यों चार्ज को, ठीक है ना, इसको हटा लिया जाए भाई, इक्वेशन में बनाता हूं। अभी मैंने आपको क्या बोला भाई, मैंने आपको कुछ नहीं बताया अभी, बस ऐसे समझिए। मैंने आपको बोला कि मैंने कोई एक चार्ज लिया है, इसका अपना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे पॉजिटिव क्यू चार्ज लाना है, तो ये कैसे आएगा भाई, क्योंकि इसको जैसे ही मैं इसके अंदर लाऊंगा तो यहाँ पे ये रिपल्सन करेगा, इसको बाहर धक्का दे देगा, इस कारण मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा सर। तो अब देखिए इस प्लस क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए आपने W कार्य किया है, ठीक है। कितना कार्य किया भाई, W कार्य क्या है, कितना कार्य किया भाई, W कार्य क्या है। तो यूनिट चार्ज को लाने में, यानी कि एकांक चार्ज को लाने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, जस्ट मैथ, यूनिटरी मेथड, W/Q मेहनत, इतना कार्य करना पड़ेगा, है ना। और ये जो आपने कार्य किया है W/Q, इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इसको आप बोलते हैं भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग भी से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, भी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना आपने कार्य किया है पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में, समझ में आया, क्लियर है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, भी का, यानी वोल्टेज है भाई, यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल, और कूलाम, चार्ज का क्या हो गया, कूलाम। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, इसका अपना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं इन्फिनिटी से, ठीक है, पॉइंट बी से इस पॉइंट ए में अगर कोई चार्ज को लाना चाह रहा हूँ इसके अंदर, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है भाई, कुछ कार्य करना पड़ा कितने, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने के लिए। तो ये जो कार्य आपने किया, इसी को आपने क्या कहा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई भाई, वोल्ट हो गई, ठीक है। वर्क का एसआई यूनिट जूल, चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम। यानी कि आप बोल सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है, समझ में आया। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो बताइएगा, क्वेश्चन में दे रहा हूं कि इफ 50 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 100 मिली कूलाम चार्ज। चलिए मैं लिख रहा हूं, इफ 1000 जूल लिख रहा हूं, 1000 जूल वर्क इज डन, ठीक है, टू ब्रिंग
टू ब्रिंग मिली टू ब्रिंग 10 मिलीकूलम चार्ज फ्रॉम infinity to a point in electric field, then find the value of electric potential at that point. हिंदी वाले भाई कि यदि 10 मिली कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी बिंदु पर लाने पे मुझे 1000 जूल कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे बताइए उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या आएगा। भाई तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल सा, देखिए कैसे है। बोला गया कि आपको कार्य कितना करना पड़ रहा है भाई, आपको कार्य करना पड़ रहा है 100 जूल, किसको लाने में 10 मिली। तो पहले भाई देखिए एसआई यूनिट पे आपको चार्ज जो दिया गया है वो क्या दिया गया, 100 दिया गया है, नहीं भाई 10 दिया गया ना, 10 दिया गया, ठीक है, 10 मिली कूलाम दिया गया। तो पहले इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते, तो मिली को कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ेगा, 10 × 10⁻³ कूलाम हो जाएगा, ठीक है, यानी वैल्यू कितनी आएगा भाई 10⁻² कूलाम। यानी इतना चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है भाई, आपको 1000 जूल कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि 10⁻² कूलाम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको 1000 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो आपको पूछा जाएगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव क्या होता है, यूनिट चार्ज को, ठीक है ना, यूनिट चार्ज को लाने में आपने कितना कार्य किया है वही हो गया। तो 10⁻², तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 पर चला जाएगा, तो 10⁻3 इधर हो गया, 2 और आ जाएगा 0, यानी इतना आपको क्या करना पड़ रहा है भाई, यानी कि इतना क्या हो गया, वैद्युत विभव हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। पहले मैं ये बताइए इतना क्या हो गया भाई, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 10⁵ वोल्ट आ गया, यानी वैद्युत विभव का वैल्यू क्या हो गया, 10⁵ वोल्ट। समझ में आया। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी भी बिंदु में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब दूसरा जो पॉइंट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज भी। तो वोल्टेज क्या होता है अब उसको समझिएगा, वोल्टेज क्या होता है अब इसको समझिए, इसके बीच का, दोनों के बीच का डिफरेंस को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एकदम परेशान नहीं होना है, पहले कंसेप्ट को क्लियर रखिए। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या देखा कि हम लोग इन्फिनिटी से आ रहे थे, तो इन्फिनिटी में यहाँ पे इसका वोल्टेज क्या होगा, इन्फिनिटी मुझे पता ही नहीं, तो वोल्टेज का ही क्या पता होगा, 0 ले लिया। लेकिन अब पोटेंशियल की जब बात होगी तो यहाँ पर क्या बात होगी कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, 2 पॉइंट ले लेते हैं, मान के चलिए एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को मान के चलिए, इस पॉजिटिव यानी कि इस पॉइंट ए से बी के पास लाने में, ठीक है, मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है उसी को आप क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, यानी कि डेल्टा भी। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डेल्टा भी का, इसीलिए क्योंकि अब ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो इसलिए इसके पास क्या होगा, अपना वोल्टेज भी ए होगा और इसके पास अपना वोल्टेज होगा भी बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब आप भी बी माइनस भी ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पे ये क्या विभवांतर हो गया अभी, क्योंकि वो आपका इन्फिनिटी से आ रहा था, तो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी का कुछ पता नहीं भाई। लेकिन यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आ रहा है, यानी कि अब इस पॉइंट के अंदर ही, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मैं यहाँ से कोई एक चार्ज ले लिया हूँ सी पॉइंट पे प्लस क्यू को, ठीक है, इसको अब यहाँ तक यहाँ लाने में, ठीक है, जो भी कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि एकांक, यहाँ पे आ जाइए इस फिगर में, एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, जो लाने में किया गया कार्य वही आपका विभवांतर कहलाएगा। तो फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या आया भाई, फॉर्मूला में क्या आता है, ये भी वोल्ट है, ये जूल और ये कूलाम, यानी 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम ही आया। लेकिन डिफरेंस क्या है आपका,
जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका, यानी जो वैद्युत विभव, ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाया जा रहा। तो इसमें लाने में जो कार्य किया जा रहा है पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और इन्फिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में किया गया जो कार्य होगा वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? तो अब यहां मैं आपको समराइज कर दूं, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी कि वैद्युत विभव की, तो इसका मतलब ये कि इन्फिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में किया गया जो कार्य है उसी को आप क्या करते हैं, विद्युत विभव, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं भी से। तो भी इक्वल्स टू आपने जो कार्य किया है पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में, और जो अगला एक हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप वोल्टेज भी कहते हैं, और ये आपका विभवांतर हो गया जिसको डेल्टा भी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि एक विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक, ठीक है ना, प्लस क्यों, ये भी प्लस, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में आपने जो कार्य किया है तो उसको डेल्टा भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने जो कार्य किया पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में, तो कुछ नहीं, यूनिट वही रहेगा, वोल्ट हो गया, ये आपका जूल हो गया, ये आपका कूलाम आ गया। समझा? तो डिफरेंस दोनों के बीच में मैं आपको समझाना या चाह रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया आपका, और जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, अभी हम लोग आगे के चैप्टर में वोल्टेज बहुत सारे बात करेंगे, विभवांतर की बात करेंगे, तो वो आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करेंगे। बैटरी क्या है भाई, जैसे कि हम लोग बैटरी लेंगे, कोई बैटरी लगाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे, एक यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, ठीक है। तो इस ये क्या हो गया भाई, एक सर्टेन रीजन हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे। अब इसके बैटरी में क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो जाएगा, अब ये करंट इंड्यूस हो गया जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लोग केवल यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे, कहीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु। तो यहाँ पे एक फिक्स से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सर्टेन रीजन हो जाएगा, एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे, यानी विभवांतर बोलेंगे। कभी भी हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, जिसपे उस पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जा रहा है। तो ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे कल मैं लिख करके ले आऊँगा, ताकि अभी लिखूंगा तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में समय अधिक लग जाएगा। मेन कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो यहाँ पे आइए, पहले मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ आपको। चलिए, 12वां फॉर्मूला इधर क्लियर है ना। 13th फॉर्मूला में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव देखा हम लोगों ने, है ना। वैद्युत विभव जो आपका क्या होता है, V इक्वल्स टू वर्क डन अपन क्यू, ठीक है। तो और यहीं से आपका क्या आ जाता है भाई, यहीं से आपका आ गया 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम, ये भी आपको याद रखना है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को आप वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना। यानी ये हो गया आपका विभवांतर, या आप इसको हिंदी में बोलेंगे वोल्टेज। इसका भी फार्मूला वही होगा, वर्क डन अपन क्यू। बस डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, ये हम कहाँ से यूनिट चार्ज को ला रहे होंगे, यहाँ पे जो यूनिट चार्ज आ रहा होगा, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं हम लोग, ठीक है, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। और यहाँ पे वही है भाई, 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 जूल पर कूलाम। समझ में आया ना भाई। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आज के लिए हम लोगों का यहाँ एक निकला। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम लोगों ने एक और चीज़ चार्ज का फार्मूला निकाला था भाई, जो फोर्स है, ठीक है ना, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स बिटवीन टू चार्ज, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक जगह रहेगा, तो रिवाइज में हमें दिक्कत नहीं आएगी रिवीजन करते समय। तो देखिए, ये तरीका है भाई, चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करते चलिए, सारे फार्मूला एक जगह आ जाएंगे। जैसे कि देखिए, वर्क एनर्जी पावर में मैंने क्या किया था, पूरे फार्मूलाज को मैंने एक जगह आपको करवा दिया था। देखिए, 1 से लेके हम लोग कुल वर्क एनर्जी पावर में 17 फार्मूला देखें। इलेक्ट्रिसिटी में तो शायद बहुत ही ज़्यादा फार्मूला आपका बन जाएगा लास्ट खत्म करते करते, ठीक है ना। तो अभी हमारा 15 फार्मूला रेडी है यहाँ पे।
तो खैर चलिए ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। क्वेश्चन कल देख लेंगे, आगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी का और भी रेजिस्टेंस वगैरह देखते स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलिए भाई।